किसी के 25 नंबर बढ़ गए, किसी के 10 नंबर, 20 नंबर, 25 नंबर तक कम हो गए। ये एक इतना बड़ा गैप जो है वो दिखाई देता था। आपका एक दोस्त था जिसने 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और 70 में से मान लीजिए उसने 20 क्वेश्चन सही किए और फॉर एग्जांपल उसने 50 क्वेश्चन जो है वो 20 क्वेश्चन गलत किए, 50 क्वेश्चन मान लीजिए सही किए। माइंड में ये आता है कुछ चीजें, अभी जब नॉर्मलाइजेशन की बात आती है तो माइंड में कुछ चीजें चल रही हैं अभी, परसेंटाइल निकालने के लिए भी और साथ में नॉर्मलाइज परसेंटाइल निकालने के लिए भी एक फॉर्मूला दे रखा है। इस फॉर्मूले के आधार पर थोड़ी सी कैलकुलेशन समझेंगे। मैं आपको क्या बता रहा हूं पता है, बेस शिफ्ट कैसे चूज करी जाती है, ये बहुत जरूरी है। तो ये एक लिखा हुआ है एवरेज प्रेजेंट कैंडिडेट। हो सकता है आपको, अब आप कमेंट सेक्शन में लिख भी सकते हैं कि हमारी शिफ्ट तो सर बहुत ज्यादा टफ थी, आप इसको आसान कैसे बता रहे। आरआरबी जेई में जब नॉर्मलाइजेशन की बात आती है तो कोई एक क्लियर पिक्चर माइंड में नहीं आती, लेकिन माइंड में बहुत सारे कंफ्यूजन जरूर क्रिएट हो जाते हैं। जब से आरआरबी जेई की आंसर की आउट हुई है उसके बाद ये दिमाग में जरूर क्वेश्चन आ रहा है कि सर नॉर्मलाइजेशन के बाद हमारे मार्क्स कितने इंक्रीज हो सकते हैं या कितने डिक्रीज हो सकते हैं। देखो पहले क्या होता था, पहले जो पैटर्न चलता था नॉर्मलाइजेशन का, उसमें एक कॉन्सेप्ट था कि किसी के 20 नंबर बढ़ गए, किसी के 25 नंबर बढ़ गए, किसी के 10 नंबर, 20 नंबर, 25 नंबर तक कम हो गए। ये एक इतना बड़ा गैप जो है वो दिखाई देता था, तो इस वजह से काफी अनसर्टेनिटी दिखाई देती थी और वहां पे क्या हम लोग क्वालिफाई कर पाएंगे ये थोड़ा सा आइडिया लगाना बहुत मुश्किल हो जाता था। अभी फिलहाल में क्या किया है, आरआरबी ने अपने एग्जाम्स के लिए, जो भी एग्जाम वो कंडक्ट करवाती है उनके लिए नॉर्मलाइजेशन की एक अलग मेथोडोलॉजी यहां पे इंट्रोड्यूस करी है। उस मेथोडोलॉजी के आधार को क्यों बनाया गया है, ताकि ये जो गैप है, ये जो डिफरेंस है उसको कम से कम किया जा सके, ताकि स्टूडेंट को अपने मेंस एग्जाम की तैयारी में या आगे फर्दर क्या उसको प्लानिंग करनी है उसमें थोड़ी सी आसानी हो। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि नॉर्मलाइजेशन किन चीजों के ऊपर डिपेंड करती है विद एग्जांपल। एक एग्जांपल के थ्रू भी हम लोग समझेंगे और आपकी शिफ्ट में क्या डिफिकल्टी लेवल रहा है अलग अलग शिफ्ट के अंदर, उनके आधार पर जो भी डेटा अभी तक फ्लॉट हो रहा है उसके अकॉर्डिंग एक एग्जांपल के तौर पे बताया जाएगा। अब माइंड में ये आता है कुछ चीजें, अभी जब नॉर्मलाइजेशन की बात आती है तो माइंड में कुछ चीजें चल रही हैं अभी, जैसे कि सर परसेंटाइल क्या होती है, मार्क्स इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे, बेस शिफ्ट क्या होती है, एक्यूरेसी पर क्या प्रभाव पड़ता है, और सेम परसेंटाइल अगर है, सेम एज है, तब क्या असर पड़ेगा। तो इन सारी चीजों को मैं आपको यहां समझाने वाला हूं। सबसे पहले तो हम लोग थोड़ा ये समझ लेते हैं, इस बार जितनी भी आपकी बेस शिफ्ट हुई, देखो हम लोग समझने क्या वाले हैं कि नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट क्या होने वाला है, साइड इफेक्ट क्या होता है कट ऑफ के ऊपर। आरआरबी जेईई 2024 सीबीटी 1 के लिए क्या यहां पे साइड इफेक्ट हो सकता है या क्या आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं, घट सकते हैं। सबसे पहली बात हम लोग ये समझने की कोशिश करें कौन कौन सी शिफ्ट आसान थी, कौन सी डिफिकल्टी, कौन सी मॉडरेट लेवल की थी। तो देखिए 16 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट और 16 दिसंबर थर्ड शिफ्ट और 18 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट, ये इजी शिफ्ट की कैटेगरी में आ रही है, क्योंकि इनके जिन स्टूडेंट ने इन शिफ्ट के अंदर एग्जाम दिया था उनका जो एवरेज मार्क्स आ रहे हैं वो लगभग 59 से लेकर के 65 तक आ रहे हैं। तो ये एवरेज मार्क्स के अकॉर्डिंग ये एक इजी शिफ्ट मानी जा रही है। सेम अगर मैं मॉडरेट की बात करूंगा तो 17 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट, 18 थर्ड शिफ्ट और 16 सेकंड शिफ्ट जो है उसके अकॉर्डिंग आपको 50 से 60 मार्क्स एवरेज आ रहे थे, तो इसको एक मॉडरेट मान रहे हैं। और टफ शिफ्ट में आपका 17 दिसंबर की थर्ड शिफ्ट, 17 की सेकंड और 18 की सेकंड शिफ्ट, इसमें 45 से 50 मार्क्स एवरेज आ रहे थे। ये एक शिफ्ट का कैटेगरी मानी गई है। अब देखो हो सकता है आपको, अब आप कमेंट सेक्शन में लिख भी सकते हैं कि हमारी शिफ्ट तो सर बहुत ज्यादा टफ थी, आप इसको आसान कैसे बता रहे हैं। लेकिन ये किस आधार पर बताया जा रहा है कि एवरेज मार्क्स कितने आ रहे हैं। हो सकता है आपकी उतनी अच्छी तैयारी ना हो, लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट की इस शिफ्ट के अंदर अच्छी तैयारी, पेपर भी आसान आ गया हो, उनको आसान लगाओ, ये आधार पर हमने इसको समझा। अब दिमाग में ये आता है कि सर चलिए हमें मार्क्स वगैरह तक तो हम लोग पहुंच गए कि हमारे मार्क्स कितने आ रहे हैं। अब सर क्या नॉर्मलाइजेशन का फर्क से इंक्रीज या डिक्रीमेंट होगा मार्क्स के अंदर? डेफिनेटली इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है, क्योंकि जब आपकी कोई भी शिफ्ट जब आसान होती है, कोई शिफ्ट जब इजी होती है तो उसमें मार्क्स घटने के भी चांसेस होते हैं, और जो टफ शिफ्ट होती है उसमें मार्क्स बढ़ने के भी चांसेस होते हैं। और ऐसा क्यों कर रहे हैं? ताकि किसी भी स्टूडेंट के साथ अनफेयर ना हो जाए। ठीक है, अच्छा आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और हम उसके एवरेज से भी आपको एक आइडिया लगेगा कि यार कितने स्टूडेंट के मार्क्स कौन कौन से जोन से कितने आ रहे हैं। तो जोन और मार्क्स जरूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो मार्क्स से डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट तो होंगे,
अब दिमाग में ये आता है व्हाट इज द परसेंटाइल। इस बार ना मार्क्स के ऊपर नहीं कर रहा है आरआरबी, आपका सिलेक्शन है, आपकी मेरिट लिस्ट जो बना रहा है वो मार्क्स के आधार पर नहीं बना रहा, वो बना रहा है परसेंटाइल के आधार पर। सो व्हाट इज द परसेंटाइल, परसेंटाइल होती क्या है इसको जरा समझेंगे, इसके अलावा बेस शिफ्ट क्या होती है इसको समझेंगे। अब साइड इफेक्ट ऑफ द एक्यूरेसी, तो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, मान लीजिए 100 क्वेश्चन आए थे, 100 में से आपने 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और 100 में से मान लीजिए आपने 50 क्वेश्चन सही किए और 50 क्वेश्चन गलत किए। आपका एक दोस्त था जिसने 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और 70 में से मान लीजिए उसने 20 क्वेश्चन सही किए और फॉर एग्जांपल उसने 50 क्वेश्चन जो है वो 20 क्वेश्चन गलत किए, 50 क्वेश्चन मान लीजिए सही किए। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा नॉर्मलाइज मार्क्स के ऊपर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि अगर आपने भी 50 सही किए उसने भी 50 सही किए लेकिन आपने 50 गलत किए उसने 20 गलत किए, तो इससे नॉर्मलाइजेशन पे कोई असर नहीं पड़ता है। अब बात करते हैं सर कि यहाँ पे मार्क्स इंक्रीज होंगे डिक्रीज होंगे कैसे होंगे, तो आरआरबी ने परसेंटाइल निकालने के लिए भी और साथ में नॉर्मलाइज परसेंटाइल निकालने के लिए भी एक फॉर्मूला दे रखा है। इस फॉर्मूले के आधार पर थोड़ी सी कैलकुलेशन समझेंगे। सबसे पहली बात तो परसेंटाइल क्या होती है, मान लीजिए आप जिस भी शिफ्ट के अंदर बैठे थे उस शिफ्ट में टोटल मिलाकर के 1000 बच्चे अपीयर हुए, फॉर एग्जांपल 1000 बच्चे अपीयर हुए उसके अंदर, ठीक है। तो अपीयर कैंडिडेट माइनस मान लीजिए आपकी उस शिफ्ट के अंदर जो रैंक आ रही है वो फर्स्ट रैंक आ रही है, मतलब सबसे ज्यादा मार्क्स आपके आ रहे हैं, ठीक है, उस शिफ्ट के पर्टिकुलर शिफ्ट के अंदर जिसमें आप बैठे थे। नीचे टोटल अपीयर कैंडिडेट कितने थे, 1000 थे, इनटू में कर दीजिए 100, तो यहां से एक वैल्यू हमें मिलती है एंड दैट इज 99.99 परसेंटाइल आपके पास एक एवरेज जो है ऑलमोस्ट आपको मिलता है, ठीक है। 99.99 परसेंटाइल आपको यहां पे देखने को मिलता है। ये बात आपको थोड़ी सी क्लियर हुई होगी, ठीक है। तो ये परसेंटाइल कैसे निकालते हैं समझ में आ गया। अब क्या होता है कि अब इस जगह पर कुछ चीजें आपको और डेटा के आधार पर बताता हूं। मान लीजिए कि 5 टोटल शिफ्ट हैं, कितनी है 5, किसी एग्जाम में 5 शिफ्ट में एग्जाम हुआ। अब इस 5 शिफ्ट में मान लीजिए हर शिफ्ट के अंदर 20 बच्चे बैठे थे, है ना, कितने 20 स्टूडेंट बैठे हर शिफ्ट के अंदर। तो शिफ्ट 1 में 20, 2 में भी, 3 में भी, 4 में भी, 5 में भी, इतने बैठाने थे उनको, इतने स्टूडेंट ने फॉर्म भरा, इतने स्टूडेंट बैठने थे पर शिफ्ट में। लेकिन पहली शिफ्ट में 20 में से सिर्फ 13 स्टूडेंट आए, दूसरी में 11, तीसरी में इसमें से 7 और चौथी में 11 और पांचवी में इसमें से 9 स्टूडेंट आए। अब यहां साइड में क्या लिखा हुआ है, जैसे पहली शिफ्ट में 13 स्टूडेंट थे तो कैंडिडेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 13 स्टूडेंट का पहली शिफ्ट के अंदर मार्क्स यहां पे आपको बता रखे हैं, ठीक है। परसेंट कैंडिडेट ये बता रखा है प्रेजेंट कैंडिडेट के मार्क्स कितने थे। उसके बाद सेकंड शिफ्ट के अंदर इन 11 स्टूडेंट के मार्क्स कितने थे वो यहां पे आपको बता रखा है। यहां पे आपको जो 7 स्टूडेंट थे थर्ड शिफ्ट के अंदर उनके मार्क्स बता रखे हैं, यहां पे 11 स्टूडेंट के मार्क्स बता रखे हैं और यहां पे 9 स्टूडेंट के मार्क्स बता रखे हैं। ये क्लियर हुआ। अब ये टोटल मार्क्स कितने हैं, ये टोटल मार्क्स हो रहे हैं 819, ये कितने हो रहे हैं 704, ये कितने हो रहे हैं 537, ये कितने हो रहे हैं 632 और ये हो रहे हैं 576। अब यहां पे आपको एक और डेटा दिखाई दे रहा होगा एंड दैट इज 10.2। व्हाट इज दिस डेटा, तो यहां पे आप इधर आइए, ये लिखा है एवरेज परसेंटेज कैंडिडेट। ये एवरेज परसेंटेज कैंडिडेट क्या है, मैं आपको क्या बता रहा हूं पता है, बेस शिफ्ट कैसे चूज करी जाती है, ये बहुत जरूरी है। तो ये एक लिखा हुआ है एवरेज प्रेजेंट कैंडिडेट, मतलब सभी शिफ्ट में मिलाकर के एवरेज कितना परसेंट स्टूडेंट यहां पे अपीयर हुआ है, प्रेजेंट हुआ है। तो जब आप इसका एवरेज निकालोगे 13 + 11 + 7 + 11 + 9/5 करके, तो वैल्यू आ रही है 10.2 आगे निकल के। यस सर, अब इसका क्या मतलब है, अभी मतलब बताया जाएगा। मान लीजिए टोटल 819 बच्चे आए, इसमें 704, इसमें 537, इसमें 632, इसमें 576 बच्चे थे, मतलब मार्क्स थे टोटल आपके बच्चों के। अब इसका मैंने हाईएस्ट एवरेज स्कोर निकाला तो टोटल 819, इसको आप 13 से डिवाइड कर दीजिए टोटल, तो ये वैल्यू कितनी मिली 63 आपको मिली। इसको आपने 11 से डिवाइड किया टोटल मार्क्स को, क्योंकि 11 स्टूडेंट थे 64 मिला। इसको आपने 7 से डिवाइड किया 76.71 मिला। इसको आपने 632 को 11 से डिवाइड किया 57.45 मिला। इसको आपने डिवाइड किया तो 64 आपको मार्क्स मिले। अब इन सभी शिफ्ट में से हाईएस्ट एवरेज कौन सी शिफ्ट के मार्क्स हैं उसको हम लोग बेस शिफ्ट मानते हैं। तो इसमें अगर आप देखोगे तो हाईएस्ट एवरेज जो मार्क्स आए वो कौन सी शिफ्ट में आपको मिले, ये आपको मिले थर्ड शिफ्ट के अंदर। अगर आप देख सकते हैं इसको थर्ड शिफ्ट के अंदर हमें हाईएस्ट एवरेज मार्क्स हमें देखने को मिले थर्ड शिफ्ट के अंदर, ठीक है, मिल गए। अब बात ये आती है सर ये 10.2 जो आपने एवरेज प्रेजेंट कैंडिडेट बताया था इसका क्या मतलब होगा इस जगह पे। तो देखिए ये जो 10.2 है, अगर इसका 70% बच्चा, मतलब बता रहा है कम से कम
ये जो एवरेज प्रेजेंट कैंडिडेट है इसका 70% जो वैल्यू निकल के आएगी, इसका 70% वैल्यू लगभग कितनी होगी आपके पास में जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे? तो ऑलमोस्ट 8 के पास आएगी, मतलब 7 से ज्यादा आएगी, है ना, 7 से ज्यादा आएगी ऑलमोस्ट। तो 7 से ज्यादा आएगी, मैं मान लेता हूं लगभग 8 कैंडिडेट आए, 8 कैंडिडेट। तो अब देखो 8 कैंडिडेट कम से कम इस शिफ्ट में बैठने चाहिए, है ना, 7 से ज्यादा मतलब 8 कैंडिडेट बैठे होंगे। मैं एक एवरेज मान के चल रहा हूं, एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूं। तो अब इसमें कितने बैठे हैं? 7 स्टूडेंट। तो यहां तो ये गणित अपनी सेट ही नहीं होती, तो इसका मतलब इसको हम बेस शिफ्ट नहीं मान सकते। अगर यहां पर 9 स्टूडेंट बैठे होते, 10 स्टूडेंट बैठे होते और इसका एवरेज 7 आ रहा होता, समझना इस बात को, तो यहां पे क्या हम लोग मान सकते थे इसको बेस शिफ्ट? बिल्कुल मान सकते थे। लेकिन अभी अगर इसको बेस शिफ्ट नहीं मान सकते तो हमें अब नेक्स्ट बेस शिफ्ट को मानना होगा। अब नेक्स्ट बेस शिफ्ट को अगर हम लोग देखें तो यहां पे देखिए एक आपको दिख रहा है 64 वाला और एक आपको यहां पे एक और 64 दिखाई दे रही है। लेकिन अब इसमें भी दिमाग लगाना होगा कौन सी शिफ्ट को बेस शिफ्ट माने, तो जिसमें एवरेज कैंडिडेट आपके पास ज्यादा बन रहा होगा प्रेजेंट, वही आप लोगों को बेस शिफ्ट माननी है। तो यहां पे आप इस सेकंड शिफ्ट को एक बेस शिफ्ट की तरह कंसीडर कर सकते हैं। दिस इज द बेस शिफ्ट। ये क्या है आपकी? ये आपकी बेस शिफ्ट होगी। तो सेकंड शिफ्ट क्या होगी? बेस शिफ्ट। तो बेस शिफ्ट ऐसे चूज की जाती है, मतलब सारी शिफ्ट को मिलाकर के एक शिफ्ट बना दी गई जिसमें सारे स्टूडेंट को अब इस बेस शिफ्ट के अंदर रख दिया जाएगा। बात क्लियर समझ में आ गई कि बेस शिफ्ट कैसे बनाई जाती है, किस आधार पर चूज की जाती है, वो मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे समझा दिया, ठीक है। अब बात ये आती है सर कि अब यहां पे हमारे परसेंटाइल मार्क्स कैसे आएंगे इस बेस शिफ्ट के आधार पर। तो मान लीजिए किसी स्टूडेंट के परसेंटाइल मार्क्स कैसे निकलता है? परसेंटाइल मार्क्स वो मैंने आपको बता दिया। परसेंटाइल कैसे निकलती है आपकी? अब आपकी परसेंटाइल मान लीजिए 80 है। कितनी परसेंटाइल है आपकी? 80। अब कैसे यहां से एक फॉर्मूला आपको दिया गया है, इसमें जब आप इस फॉर्मूले को देखेंगे तो नॉर्मलाइजेशन का जो नोटिफिकेशन आया था उसमें एक फॉर्मूला दिया हुआ था। अब इस फॉर्मूले में दिस वैल्यू इज एक्स, जो आपकी परसेंटाइल आ रही है आपकी शिफ्ट के अकॉर्डिंग, जो मैंने आपको निकालना सिखाया है, ये आपकी एक्स आ गई। आपने बेस शिफ्ट चूज करना सीख लिया कि बेस शिफ्ट कैसे चूज करते हैं। अब बेस शिफ्ट में कैसे मदद करेगी आपकी परसेंटाइल को या नॉर्मलाइज परसेंटाइल को ज्यादा या कम करने में? आपके मार्क्स बढ़ेंगे या कम होंगे या उतने ही रहेंगे, कैसे पता चलेगा? जैसे मान लीजिए आपकी परसेंटाइल आपकी परसेंटाइल कितनी है? 80। अब इस परसेंटाइल से जस्ट नीचे जाइए तो यहां पे देखिए आप लिखा हुआ है नीचे वाली वैल्यू और जस्ट ऊपर वाली वैल्यू। तो मान लेते हैं इससे जस्ट नीचे वाली वैल्यू 75 परसेंटाइल है और ये परसेंटाइल कितने मार्क्स के अगेंस्ट आ रही है? 70 मार्क्स के अगेंस्ट। और इससे जस्ट ऊपर वाली वैल्यू ये 85 जो परसेंटाइल आ रही है, ये कितने मार्क्स के अगेंस्ट आ रही है? 80 मार्क्स के अगेंस्ट। तो इस वैल्यू को x1 बोलेंगे, इसको x2 और इन मार्क्स को y1 बोलेंगे, इसको y2 बोलेंगे, ठीक है बात। अब इन सारी वैल्यूज को यहां पे पुट कर देते हैं। चलिए y1 की सबसे पहले वैल्यू देखते हैं। तो y1 की वैल्यू कितनी है आपके पास? 70 है, प्लस इसके बाद y2 की वैल्यू 80 माइनस 70, नीचे जो वैल्यू आपके पास दैट इज x2 की वैल्यू कितनी है आपके पास? 85 माइनस 75। फिर उसके बाद में इनटू नीचे जो वैल्यू बनेगी x की वैल्यू कितनी आपने कंसीडर करी? 80 और माइनस x1। तो x1 कितना है आपके पास? x1 आपके पास में यहाँ पे 75 है। कितना है? 75। तो टोटल जो वैल्यू यहां से आप लोग कैलकुलेट करेंगे, तो इसको एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। इसको एक बार कैलकुलेट करते हैं जल्दी से हम लोग कि कितनी वैल्यू फाइनली इसकी बनेगी, ठीक है। तो देखिए ये जो वैल्यू बन रही है यहां से आएगा आपके पास ये 5 बनेगा, तो ये 10 इंटू 5 टोटल मिला के जब इसको आप कंसीडर करेंगे तो ये बनेगा 5 और 5 प्लस 75, तो ये आपके पास वैल्यू कितनी बन गई? यहाँ पे 75 टोटल वैल्यू आपके पास मिलके बनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा ये x माइनस x1 है, तो x की वैल्यू ये रही और x1 आपके पास 75 है। तो यहां से जो टोटल वैल्यू आपको मिली वो कितनी वैल्यू मिली? देखो ये तो आपके पास 10/10 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आपको 5 मिली तो 75। इसका मतलब आपके जो परसेंटाइल है या आप कह सकते हो जिसको आप नॉर्मल भाषा में नॉर्मलाइज मार्क्स बोलते हो, वो आपके घट गए। क्या हो गया? घट गए। ऐसे ही बढ़ भी सकते हैं। तो ये सारी चीजें किस तरीके से कैलकुलेट होती हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करते हैं तो मैंने आपको जो समझाया मेरे हिसाब से आपके माइंड में गया होगा कि एक्यूरेसी, इफेक्ट ऑफ एक्यूरेसी कुछ नहीं होता नॉर्मलाइज मार्क्स के ऊपर। बेस शिफ्ट क्या होती है, आपको कैसे कैलकुलेट होती है, परसेंटाइल कैसे कैलकुलेट होती है, मार्क्स कैसे इंक्रीज और डिक्रीज होते हैं बेस शिफ्ट के आधार पर। अब बात आती है सर अगर मान लीजिए परसेंटाइल सेम है तब क्या होगा? मान लो 2 स्टूडेंट है और दोनों की परसेंटाइल 75% है, एक दिवेश है और एक कृष्णा है, ठीक है। तो दोनों की परसेंटाइल 75 और 75 है।
तो सबसे पहले किसको प्रायोरिटी दी जाएगी? जिसकी एज ज्यादा है। जैसे मान लीजिए ये देवेश की एज 28 है, तो इसको प्रायोरिटी दी जाएगी कंपेयर टू कृष्णा। अगर मान लीजिए दोनों की एज ही सेम हो जाती, मान लेते हैं दोनों की एज कितनी हो जाती, 26 ईयर्स हो जाती, परसेंटाइल सेम, एज भी सेम, तो फिर इसको अल्फाबेट के आधार पर दिया जाता। तो पहले एज के आधार पर आप लोग बताएंगे, एज जिसकी ज्यादा है उसको प्रायोरिटी दी जाएगी, और अगर एज सेम है तो उसके बाद में आपके जो अल्फाबेट है, अल्फाबेट्स जो आपका नाम है उसमें जो अल्फाबेट है वो आगे कौन सा आता है उसके आधार पर आपको ये जो मौका जो है या परसेंटाइल का जो मौका है या नॉर्मलाइज जो परसेंटाइल बनेगी वो उसके आधार पर आपको दी जाएगी। ठीक है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को थोड़ा सा एक कैलकुलेशन समझ में आएगा कि इस नॉर्मलाइजेशन का कट ऑफ के ऊपर क्या असर पड़ेगा, किस तरीके से पड़ेगा, आपके मार्क्स घट सकते हैं, बढ़ सकते हैं, क्या हो सकता है। तो इस आधार पर की जाती है कैलकुलेशन। तो बाद में कभी आपके मार्क्स आए तो कितना जस्टिफाइड है, कितना अनफेयर हो आपके साथ हुआ, तो उनको जरूर आप देख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।